नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद सानिध्य लंदन की इस तीसरी श्रृंखला में मैं ललित मोहन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। सानिध्य संवाद के आज के इस 40वें अंक में हम हिंदी के जाने माने संपादक, समीक्षक और कवि विजय राय के नए कविता संग्रह कविता की टाइमलाइन की चर्चा करेंगे। राय साहब, आपका स्वागत है। आज के इस मंच में हमारे साथ भारत से 3 चर्चित समीक्षक, कवि और लेखक शामिल हो रहे हैं। ये हैं ओम निश्चल, अरुण होता और प्रांजल धर। स्वागत है आप तीनों का। प्रारंभ में ही मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि ओम निश्चल, विजय राय और स्वयं मैंने अपने करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग लखनऊ से 1980 के दशक के प्रारंभ में एक साथ की थी। पर हमारा प्रयास होगा कि आज के इस सत्र का संचालन और विमर्श हम मैत्री के भाव से ऊपर उठकर निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के स्तर पर करेंगे। आज के सत्र की अध्यक्षता बीबीसी हिंदी के पूर्व प्रमुख और प्रसिद्ध राजनैतिक टीकाकार और साहित्यिक सांस्कृतिक समीक्षक शिवकांत कर रहे हैं। जूम दर्शक दीर्घा में समीक्षक, कथाकार व कवित्री प्रज्ञा पांडे, स्मृति शुक्ल और रीता दास राम हैं, जिन्हें विजय राय ने या तो उनकी रचनाशीलता के लिए प्रोत्साहित किया है या अपनी मशहूर पत्रिका लम्ही के विशेष अंकों में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई लेखक, कथाकार और साहित्यकार भी जुड़ रहे हैं। सरवेंद्र विक्रम सिंह, नलिन रंजन सिंह भी शायद बाद में जुड़े, शर्मिला जालान भी। एक संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की दुनिया में विजय राय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निहायत अंतर्मुखी, जिन्होंने कभी ये डंका नहीं पीटा कि वे मुंशी प्रेमचंद परिवार के वंशज हैं, पर उन्होंने अपनी खामोश रचना यात्रा का नाम लम्ही जरूर दिया। गत 17 वर्षों से प्रकाशित और ई प्रकाशित होने वाली लम्ही विजय राय के दिमाग की उपज है, उनका ब्रेन चाइल्ड है। ये प्रेमचंद्र के प्रति उनकी कृतज्ञता ज्ञापन भी है। इसके पूर्व वे एक दशक तक महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का भी संपादन कर चुके हैं। मैं जिस विजय राय को जानता हूं, वो संभवतः एक कवि से कहीं अधिक साहित्य, संगीत और कला के मौन यायावर रहे। रोजगार में आने के पूर्व उनका पहला कविता संग्रह कविता का पर्यावरण आ चुका था। 35 वर्षों तक गोमती में बहे अबाध पानी के बाद अब जाकर उनका दूसरा कविता संग्रह कविता की टाइमलाइन आया है। 40 बरस पहले जब मेरी उनसे दोस्ती हुई थी, तो वे सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उस समय की शीर्ष पत्रिका रविवार में साहित्यिक सांस्कृतिक समीक्षाएं लिखते थे। कविताओं के मंचन का प्रयोग और निर्देशन उन्होंने लखनऊ में उस समय किया जब थिएटर में राज बिसारिया साहब की तूती बोलती थी। घाट घाट का पानी जो उन्होंने पिया है, कविता की टाइमलाइन में उड़ेला है। प्रसिद्ध कथाकार शर्मिला जालान ने कल ही विजय राय के संग्रह की समीक्षा हमारे सानिध्य समूह में की है। वे कहती हैं, 7वें दशक के उत्तरार्ध के कवि विजय राय का नया काव्य संग्रह कविता की टाइमलाइन लगभग 3.5 दशक के बाद आया है, जो उनके साहित्यिक अनुराग को बताता तो है ही, साथ ही ये भी बताता है कि उनके अंदर मंथन जारी है। प्रश्न, विचार, स्मृतियां उमड़ती घुमड़ती रही हैं। इस बीच हिंदी कविताओं में कई प्रवृत्तियां उभरी और विलीन हुई, और विजय राय ने अपनी संवेदना से अपनी तरह की कविताएं रची, जो पुरानी नहीं कही जा सकती। वे कहती हैं, इस संग्रह की कविताओं का एक संदर्भ एक गैर रूमानी चिंता है, जहां गूढ़ अर्थ की राजनीतिक चेतना की कविताएं हैं। कई कविताओं में कवि जो कहना चाहते हैं और उनके निहितार्थ बार बार पढ़ने पर खुलते हैं। उद्धरण समाप्त। तो कविता की टाइमलाइन दरअसल सरकारी नौकरी में दमित और कुंठित उनकी रचनाशीलता की टाइमलाइन है, और उनका मैं भी सहभागी हूं जो उनकी कविताओं में उन्होंने कहा है।
स्क्रूटनी शीर्षक से उनकी एक कविता की पहली पंक्ति है, मसलन, बोझा ढोने वाले श्रमिकों से बोझा ढोने वाले श्रमिकों से ज्यादा दमनीय है विचारवाहक कलमगीर। एक सरकारी अधिकारी की इससे बेहतर और क्या परिभाषा हो सकती है। कविता की टाइमलाइन नौकरी पेशे में आने से पहले विद्यार्थी जीवन में हमारे भीतर बसने वाले आदर्शों की हत्या की भी अभिव्यक्ति है। सुपात्रता कविता में राय कहते हैं, अपनी बसी बसाई दुनिया में जब कोई लौटता है अपनी बसी बसाई दुनिया में जब कोई लौटता है तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ वो किताबों में ही छोड़ आया होता है। इन कविताओं में एक संयमित व्यंग भी है। सरकारी कार्यालय के एक कमरे की मेज पर विराजमान अपनी अपनी राजनीति और जुगाड़ में सिमटे खामोश कर्मचारियों की मनोदशा का जायजा लेती है उनकी कविता, जिसका शीर्षक है संवादहीनता। मेज के एक ओर चुप्पी थी, दूसरी ओर मौन। मेज के इस ओर वाले और उस ओर वाले के बीच संवादहीनता चरम पर थी। जैसे न इस ओर वाले के पास जिह्वा हो जैसे न इस ओर वाले के पास जिह्वा हो और न उस ओर वाले के पास कंठ। बेचारी मेज भी हैरत में और उसके दोनों ओर पड़ी कुर्सियां भी हैरत में। तो राय साहब की कविताएं सरकारी नौकरियों में बेशुमार मौलिक प्रतिभाओं के दफन हो जाने की दास्तान है। इन कविताओं में अवसाद है, क्रोध भी है, पर समग्रता में और अपने मूल स्वरूप में मुझे ये अति यथार्थवादी लगती हैं। और कई तो बहुत बुरू भी, जैसा शर्मिला जालान ने भी कहा। तो आइए इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूं अपने सहयोगी प्रसिद्ध समीक्षक और कवि ओम निश्चल से। ओम भाई, आप क्या मानेंगे कि विजय राय की कविताएं अति यथार्थवादी हैं? ललित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच जी, रही है? बहुत बहुत अच्छी आ रही है बहुत आपकी बहुत आवाज। स्वागत और अभिनंदन सानिध्य लंदन के इस पुनः प्रसारित होने वाले अंक का, जो कि विजय राय पर केंद्रित है, उनके कवि व्यक्तित्व पर केंद्रित है और विशेषतः सरभाषा ट्रस्ट से भी हाल में प्रकाशित उनके कविता संग्रह कविता की टाइमलाइन पर केंद्रित है। और इसमें हमारे समय के वरेण्य कवि, आलोचक, समालोचक, रसज्ञ भाग ले रहे हैं। सबका स्वागत और अभिनंदन। आपने जैसा कि अभी कहा है कि क्या वे अति यथार्थवाद के कवि हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विजय राय पर कोई बात करने से पहले शब्द और कर्म का जो समन्वय है आपस में, उसके बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। कि जिसकी बात आपने अभी तफसील से अपने प्रस्तावन में की, कि वो जो 80 का शुरुआती दशक था, प्रायः हमारे समय के 8वें दशक के सभी कवियों के संग्रह 81 के आसपास आए। लेकिन 8वें दशक की चर्चा से लगभग विजय राय यदि बाहर रहे हैं तो उनकी उसका कारण यह था कि वे निरंतरता में नहीं रह सके। लेकिन 8वें दशक की शुरुआती पायदान पर विजय राय बड़ी मजबूती से अपने कविता संग्रह कविता का पर्यावरण से खड़े होते हैं। और अब जब उनका दूसरा कविता संग्रह आया है, कविता की टाइमलाइन, तो जाहिर है कि एक लंबे अंतराल का जो ये पदक्षेप है कविता में, वो बहुत सारी बातों के साथ हमें सम्मुख करता है। इस बीच कितना पानी बह गया, कितना समय, कितने उतार चढ़ाव, आर्थिक सुधार, मंदी, और दुनिया जितनी बदली है, ये रोज बदलती है। इस बदलती दुनिया के बिंब और विजुअल्स इसमें हैं। विजय राय, जैसा कि आपने कहा, प्रारंभ में जब मैंने इन्हें सूचना विभाग में पाया तो मैंने देखा कि नाटकों में बड़ी रुचि है, रंगबोध इनका बहुत ही उज्जवल किस्म का है। कोई नाटक कैसे खेला जाए, कैसे उसमें भाग लिया जाए, उन्होंने खुद देवेंद्र राज अंकुर के साथ अनेक भूमिकाएं अदा की हैं। और उन दिनों जो कविताओं का मंचन ये करवा रहे थे और कर रहे थे खुद, उसमें हमारे समय के बड़े कवि मुक्तिबोध रघुवीर सहाय, अनिल कुमार,
ठाकुर प्रसाद सिंह, रघुवीर सहाय, लीलाधर जगूड़ी, तमाम कवियों की कविताओं का मंचन हो रहा था। और उसके वाचिक स्तर पर जाकर हम लोग ये अनुभव कर रहे थे, कविता मंचन की चीज कैसे हो सकती है? वो पाठन की चीज है, पठन की चीज है, आस्वादन की चीज है, वो गाने की चीज है, वो प्रमुदित होने की चीज है। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि नए चाल की जो कविताएं हैं, जो लखनऊ के काव्यानुशासन के वातावरण से थोड़ी अलग थी, वो गीत और छंद और संयोग और कविता का शहर भी है, और जो कविता का बड़ा परिवृत्त है, उसकी बड़ी भूमिका होती है एक वातावरण बनाने में। लेकिन विजय राय अपने नाटकों और रंग कर्म से जो वातावरण कविता का बना रहे थे, तो वातावरण जो बना रहे थे उनके भीतर का प्रतिबिंबन भी था, जो कि बाहर भी प्रकट हो रहा था। उन्होंने उन चित्तकोबरा से लेकर अनेक कहानियों का मंचन किया, उपन्यासों का मंचन किया, कविताओं का मंचन किया, और इस तरह से उन्होंने अपने को कविता का एक उत्तरदायी नागरिक बनाया। और मैंने तो इनसे बहुत सीखा, चूंकि मुझे कुछ नहीं आता था, कविता क्या है, रंगमंच क्या है, बस ठीक है कि हम रच लेते थे जोई सोई कछु गावे की तर्ज पर। लेकिन विजय राय तब तक कविता के अनुशासन में प्रवेश कर चुके थे, ये जानते कविता क्या है और कविता क्या नहीं है। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखना, बहुत अच्छी न्यूज लिखना, विचारों को एक प्रयास पूर्वक एक अच्छी शक्ल देना, और इन सारे प्रयासों का प्रतिफल इनकी कविता को मिला। ये वाराणसी के रहने वाले हैं, तो काशीनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह और वहां के जो रचनाकार हैं उनके सघन संपर्क में रहे हैं, उनके छात्र रहे हैं। विजुअल्स और बिंबों के लिए इनकी जो इनके भीतर मैंने देखा कि एक आयरनी सक्रिय रहती है। ये बाहर से जितना खामोश नजर आते हैं, भीतर की इनकी भूगर्भीय हलचलें कुछ अलग हैं। ये निजी बातचीत में चीजें प्रकट होती कि कैसे चीजें इन पर प्रभाव डालती हैं, और कैसे आयरनी की शक्ल में हमारे समय का यथार्थ और प्रति यथार्थ बोलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस सारे रंग बोध ने, सारे काव्य बोध ने, और जो काशी की इनकी शिक्षा दीक्षा है और वहां की जो मस्ती है वो भी इनके भीतर है। पान खाने की आदत अब शायद छूट गई हो, लेकिन बहुत सारी आदतें जो बनारसियों में होती हैं उनमें कुछ इनके भीतर अवशेष सभी भी होंगे। इनके भीतर के काव्य बोध में मैंने पाया कि कविता की टाइमलाइन ही नहीं, बल्कि कविता का पर्यावरण में भी, कि धूमिल से प्रभावित थे। जैसे जगोड़ी और धूमिल मायकोवस्की की राह पर चलकर कुछ जुमले, कुछ मुहावरे फेंकते हैं, उसके प्रति एक आकर्षण इनमें भी रहा है, मुझमें भी है। जैसे मैं कोट भी करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कैलाश वाजपेयी को इस तरह याद करता हूं, सिलसी गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया है पूरा देश। और खुद अभी विजय राय जी को आप देखें कि एक कविता में अंधेरे समय का रूपक ये शीर्षक रचते हैं। अंधेरे समय का रूपक ये केवल इनकी कविता का शीर्षक नहीं है, बल्कि उसके काव्य परिदृश्य का प्रतिबिंबन है इस शीर्षक में। तो ये जो पूरा तमाशाई परिदृश्य है लोकतंत्र का, नागरिकता का, और बहुत सारी आवारगी का, जो समय बन रहा है, जो समय प्रतिबिंबित हो रहा है वक्रताओं के माध्यम से। वक्रता हमारे यहाँ कविता का गुणधर्म है, बिना वक्रता के व्यंजना की कोई कविता नहीं होती है। तो इस तरह से इनकी जो भाषा है वो व्यंजक है, व्यंजना से संपन्न है और प्रभावाभिव्यंजक भी है। इसलिए जब ये कहते हैं हमारी अतड़ियों की हर ऐठन ऐठन में कविता का उर्वरक है, ये मामूली वाक्य नहीं है, ये उस तरह का वाक्य है जिसे जगूड़ी कहते हैं कि हम हर हरियाली के अंतिम परिणाम हैं, हम हर हरियाली के अंतिम परिणाम हैं, हम जलेंगे तो धरती दूर से ही दिखाई देगी काली और उपजाऊ। तो इस तरह जब कहते हैं कि हमारी अंतड़ियों के हर ऐठन में कविता का उर्वरक है, तो जाहिर है कि इस कविता के दायरे से विजय राय बहुत प्रभावित, प्रेरित और संपृक्त हैं। एक इनकी आखिरी कविता जो इस संग्रह की है, कविता की टाइमलाइन, इसमें मैंने पाया कि लास्ट जो कविता है, अंतिम कविता, जो आम आदमी पूरे अखबार में उसकी छोटी सी जगह होती है, छोटी 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 खबरों में वो आम आदमी रहता है, और ये कहते ये हमारी पत्रकारिता का विकास है, यही परिदृश्य है। ये आम आदमी कई शक्लों में, उस समय 80 के दशक में आम आदमी के बारे में बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, अज्ञेय कटघरे में खड़े किए जा रहे थे, आम आदमी आपकी कविता में क्या है? अज्ञेय कहते थे आम आदमी तो एक नारा है, आम आदमी कुछ नहीं है, आम आदमी न तो कविता करता है न कविता सुनता है, और जो आप उसके बारे में लिखते हैं वो जानता भी नहीं। तो आम आदमी आज की कविता का महज नारा है। तो जाहिर है कि ये आम आदमी सवाल विजय राय की कविताओं में भी आ रहा था, और सिफत कविता में आम आदमी को अखबार की एक छोटी जगह में
छोटी खबर के बीच खड़ा पाते हैं, तो जाहिर है कि आम आदमी के चिंतन की जो शक्ल विजय राय के यहाँ अ, अपना रूप ग्रहण करती है, वो इन सब सारी गतिविधियों से, वात्या चक्रों से प्रभावित दिखती है, और ये चौकन्ने होकर उसे स्वीकार करते हैं। इनकी कविता की भाषा अलग है, वह गतानुगतिक पारंपरिक कविता से भी अलग है। मैं पारंपरिक कविता उस अर्थ में कह रहा हूं कि नई कविता की जिस जड़ता की ओर मुक्तिबोध ने इंगित किया था, नई कविता की प्रदत्त सारी भाषा, सारे संस्कार उनके अनुसार उतने निमज्जित न थे जैसा कि मुक्तिबोध को अभीष्ट था। विजय राय यदि कविता में अग्रसर हुए होते, तारतम्य स्थापित बनाए रहते, तो मुझे लगता है कि इनकी भाषा आज की बहुत अग्रसर भाषा होती, आज की कविता की। तो और आक्रोश, विजय राय जी जितने संयत दिखते हैं, ये इनके भीतर, मैंने कहा कि जो भूगर्भ की हलचलें हैं वे कविता में बहुत संयत भाषा में प्रकट होती हैं, लेकिन अगर उनको आप विश्लेषण करके देखें, उनके तात्विक अंतराल में आप जाएं, तो लगेगा ये आदमी, इस आदमी की कविता कुछ कह रही है, कुछ अलग अपनी भाव भंगिमा से ऐसा बता रही है जो साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसको संयत आक्रोश में हम ले लेते हैं कि बिना गुस्सा हुए, वो गुस्से का जो आस्फालन धूमिल के यहाँ, राजकमल चौधरी के यहाँ, श्रीकांत वर्मा के यहाँ तक कि कैलाश वाजपेयी के यहाँ भी दिखता है विक्षोभ, उस विक्षोभ को ये संयत भाषिक आचरण में बदलते हैं। क्योंकि विजय राय तो पूरे कायस्थ हैं भाषा में, मतलब जिसको कहते हैं कि एक सलीका, जीवन जीने का सलीका जैसे हमारे कायस्थ परिवारों में देखा जाता है, तो विजय राय जी ने भी अपनी भाषा को उसी संयत आक्रोश को बहुत ही तरतीब से एक सलीकेदार विन्यास में बदला है। मैं इस बात की बड़ी तारीफ हाँ करता हूँ। ले लो जाओ। दो बातें और मैं कहूंगा कि जी जो ब्यौरे इनके यहाँ आते हैं, जीवन के ब्यौरे और जीवन मुद्राओं का अंकन, उसको बहुत ही गहराई से नोट करते हैं। और इनका जो जो एक सिग्नेचर ट्यून है, और जिनकी कविता का जो केंद्रीय तत्व है, वो मानुष संविधान, जिसका कि ये यहाँ भी एक बार उसे अपने सम्मुख रखते हैं, कि जिसमें कहते हैं कि लाखों टन कागज और व्यास के हम उत्तराधिकारी हैं। तो जो एक कवि होने की, अ, परिभू स्वयंभू होने की जो एक नसीहत है और जो उसका बोध है, वो विजय राय में लगातार सक्रिय रहा है। और ये जब राजनीति को भी अपनी अपनी कविता के दायरे में रखते हैं, तो कहते हैं कि ज्यादा की जरूरत जिन्हें होती है, वे साहित्य के राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बल्कि चतुर खिलाड़ी हैं। और ये ज्यादा की जो जरूरत है, लोभ लाभ का जो गणित हम्म। है, वही उसे जो है राजनीति का चतुर खिलाड़ी भी बनाता है। तो ये जो क्या कथित नैतिक समय है, जिसके कि हमारे एक बड़े बार और कवि बोल पूर्ण दो। नारायण रहे, रघुवीर सहाय रहे, उस तरह की जो जो काव्य प्रक्रिया का अंग बनते हुए जो बाद की पीढ़ी बनती है, विजय राय की पीढ़ी, जो कि 8वें दशक का प्रारंभिक समय है, उस समय के जो कवि हैं, जिनमें कि विजय राय भी आते हैं, तो ये वही कथित नैतिक समय है जिसमें साहित्यकार अपने अपने ढंग से उस नैतिकता की धज्जियां उड़ते देख भी रहा था, और उसे अपनी कविता में दर्ज भी कर रहा था। तो विजय राय अपनी इसी ऐरनी के साथ, इन्हीं वक्रताओं के साथ, इन्हीं व्यंजकताओं के साथ अपनी कविता में प्रवेश करते हैं, और मुहावरे में बिल्कुल वैसा ही, जैसा कि 8वें दशक के कवि से बिल्कुल एक कदम पीछे नहीं। लेकिन अगर जी 8वें दशक की कविता चर्या में इनकी जगह नहीं बन पाई संयोगवश, तो केवल उस तारतम्य के न होने के कारण, जी लेकिन जी। ये अपनी कविता में मजबूती से खड़े हैं, और मैं इन्हें बधाई देता हूं कि कविता की टाइमलाइन ये बहुत प्रासंगिक समय बोलता है इनकी कविताओं में, इनके मिजाज बहुत में, इनके कविकर्म में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। मैं अरुण होता जी के पास ये जाकर ये पूछना चाहूंगा कि अ, आप जो कहना चाहें वो तो आप कहेंगे, पर इनकी कविताओं में जो दुरूहता है, जिसकी बात शर्मिला जालान ने भी कही है, कि कई बार उन कविताएं इनकी पढ़नी पड़ती हैं। शर्मिला जालान शायद अभी यहाँ आ भी गई हैं, उनका हमने उद्धरण भी पढ़ा था। तो अरुण होता जी, आप यहाँ से शुरुआत करके अपना जी। अपनी बात कह सकते हैं। आ, मैं कविता का पाठक हूँ। धन्यवाद, आपने सानिध्य की तरफ से हमें जोड़ा। और
विजय राय जी के दूसरे कविता संग्रह जो कविता की टाइमलाइन है, इस पर मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और इधर के कवियों के बारे में कुछ कहते हुए उनके व्यक्तित्व का आकलन करूंगा और फिर आपका जो सवाल है दुरूहता, उस पर मैं विचार करना चाहूंगा। दरअसल न जाने विजय राय जी का स्नेह मुझे बहुत दर्जनों बार मिला है और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने बहुत भरोसा भी किया है, चाहे वो लम्ही पत्रिका के सिलसिले में या, लेकिन मैं स्वीकार ये करूंगा कि बार बार अगर पूछा भी जाए कि आपने कुछ लिखा, क्या किया, कभी भी अपने बारे में कभी भी नहीं बताया, पूरेदने पर भी वो नहीं बताते हैं। और उनके अंदर एक जो हमारे उनके अंदर जो एक सरलता, सहजता है, वह हमेशा हमें दिखाई पड़ती है और साहित्य के लिए एक दत्तचित्त प्राण है। आपने जो सवाल उठाया, इसके पहले भी एक सवाल उठाया आदरणीय ओम जी के सामने, अति यथार्थवाद का। मैं इनकी कविताओं को किसी वाद में देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब हम वाद में किसी कवि को रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो आयाम है और उसका जो परिसर है, उसका जो आयतन है, कविता की जो सांद्रता है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। एक यथार्थ तो है ललित जी, बहुत उनकी कविताओं में यथार्थ तो है। रही बात तो में जी कविताओं में यथार्थ होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि अ, दुरूहता, मैंने एक ही बार पूरी कविता का संग्रह है, पूरे संग्रह को एक बार में पढ़ गया और हमें ऐसा कुछ दुरूह नहीं लगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कविताओं में वह जो भावाभिव्यक्ति है कुछ और है। यानी समकालीन कविता के जो मुहावरे हैं, समकालीन कविता की जो अभिव्यक्ति है, समकालीन कविता की जो भाषा है, समकालीन कविता का जो शिल्प है, वह नहीं हो सकता है। लेकिन ये ना होना, मतलब कविता की टाइम लाइन में वह न होना, यह विजय राय की कविता की खूबी है। तो इसे मैं जी इस ढंग से देखता हूँ। बहुत खूब। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ। अब और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कई पीढ़ियों के कवि, कवयित्रियां, आलोचक और भाई प्रांजल जो समीक्षक है, अब कवि हैं, और मैं बार बार चाहता हूँ कि उनका भी दूसरा संग्रह आए। तो तमाम वैज्येष्ठ हैं, कुछ शोध छात्र भी हैं। मैं सबके प्रति यथायोग्य सम्मान देते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। और मुझे थोड़ा सा टोक दीजिएगा, क्योंकि एक टीचर होने के नाते हमारा लंबा बोलने का थोड़ा अभ्यास होता है, तो आप टोक दीजिएगा, मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा सर। हाँ, आप संक्षेप में अपनी अंतिम बात कहें, ताकि फिर मैं जी प्रांजल जी से जी उनका जी जी, वक्तव्य मैं लूं। संक्षेप में ही जी कहता हूँ, दो तीन जी बातें जी मैं जी कहता हूँ, सूत्र में कहूंगा। सबसे पहले तो शीर्षक पे आते हैं, कविता की टाइमलाइन। ये जो टाइमलाइन है, ये इतिहास का विषय है और इतिहास में इसका बड़ा महत्व होता है। और जब यह कविता की टाइमलाइन हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कविता में जो कवि का समय होता है, उस समय को वह रच रहा होता है। कवि ही नहीं, कोई भी रचनाकार, वो कवि भी क्या, वो रचनाकार भी क्या, जो अपने समय को अपनी कविता में दर्ज न कर सके। और इस दृष्टि से हम देखते हैं तो कविता की टाइमलाइन की जो कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम से हम अपने समय को शिनाख्त कर रहे होते हैं। जैसे कि पहली कविता जिसका आपने जिक्र किया, उस पहली कविता से ही हम गुजरेंगे तो कवि की जो रचना दृष्टि है और उसकी जीवन दृष्टि का पता चलता है। यह जरूर है कि शब्द शब्द जो है,
ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जो कि उन्माद के अर्थ में, जुनून के अर्थ में, दीवानगी के अर्थ में, सनक के अर्थ में, पागलपन के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। लेकिन कवि इसमें जो कहना चाह रहा है, और कवि की जो दृष्टि है, देखिए कि मलबे पर बैठा आदमी। आगे अगर आप देखेंगे तो आगे की कविताओं में बढ़ई है, और फिर वो रिक्शा वाला है, दर्जी है, तमाम लोग हैं, और कवि कहता है कि उनसे संवाद करना जो है वो बेहतर है किसी राष्ट्रगान सुनने की बजाय। ये कितनी बड़ी बात है आज का समय। और देखिए, कविता में संश्लिष्ट भावबोध होना चाहिए, थोड़े से बहुत कुछ कह देने की बात होनी चाहिए। और इन कविताओं से हम गुजरते हैं तो हमें ये सारी बातें दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैं आप आगे आइए कि हमारा समय जो है शोर से भरा हुआ है। शोर का कोई मतलब नहीं होता है, उससे कुछ हम निर्मित नहीं कर पाते हैं, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। अगर कुछ उत्पन्न होता है तो भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए अ, हमें सन्नाटे की जरूरत है, और इनकी कविता जो है उस सन्नाटे के प्रदेश में पहुंचकर उस सन्नाटे की तलाश करना चाहती। अब तमाम कविताओं में हम जो जीवन सत्य है, उस जीवन सत्य को हम बार बार ये करते हैं, उससे हम रूबरू होते हैं। छोटी कविताएं हैं या थोड़ी सी अपेक्षाकृत लंबी कविताएं, कहीं भी आप देखिएगा कि वो कविताएं हमारा जो मानव जीवन है, या जो संवेदनाओं का जो व्यापार है, यूं कह सकते हैं, तो जो संवेदनाएं हैं उससे अलग थलग नहीं है ये कविताएं। और ये जैसे कि अस्मिता बहाली कविता, अस्मिता आज के दौर में, 90 के दौर के बाद जब हमारा ये जो दौर आया है, अब भी चल रहा है, जिसमें कि अस्मिता मूलक विमर्श की बहुत कुछ बातें हुई, ये अलग तरह की कविता है अस्मिता बहाली। जो हमारी खोई हुई अस्मिता है उसको फिर से बहाल करने वाली ये कविता है, जीवन सत्य की कविता है। इसी तरह वो संरक्षण वाली जो कविता है, वो उसमें कवि सहेज कर रखना चाहता है। क्या सहेज कर रखना चाहता है? प्रेम की नोटेशन वाली कॉपी को। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में कविता अगर प्रकाशित हो रही है, चाहे वो पहले भी लिखी गई हो या कुछ वर्ष पहले लिखी गई हो, तो वह कवि की चिंता और कवि के सरोकार को हमारे सामने प्रकट करती है। आज जी क्यों वह प्रेम की नोटेशन कॉपी को मतलब सहेजना चाहता है? क्योंकि प्रेम का अर्थ बदल गया। जी बाजार जी ने जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामने रखी है, वह अगली पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी की बाजारवादी अर्थव्यवस्था से पीड़ित है, उस पीढ़ी के लिए वह जो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ है, जो जो अगली जो गई हुई पीढ़ी, यानी जो पूर्वज पीढ़ी है, वो उस पीढ़ी के पास जो प्रेम का महत्व है, उस प्रेम के महत्व, यानी देखिए, कविता तब तक संभव नहीं होगी जब तक ये रागात्मकता के सूत्रों को वह लोगों के सामने, पाठकों के सामने नहीं ला पाएगी। और जी संवेदना की व्याप्ति अगर आपको देखनी है तो स्मारक वाली कविता को आप देख सकते हैं। आपने, ललित जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता का जिक्र किया है, संवादहीनता का शिकार। और मैं कहना ये चाहता हूं कि अ, हमारा समय, समाज, और उसको शिनाख्त करते हुए कवि विजय राय किस तरह से अपने ढंग से उस माहौल को मुझे हमारे वहाँ बैठ के सामने। पंखा चला लो 2 मिनट के लिए बेटू। तो मैं क्या, समय हो नहीं गया नहीं, मेरा? वो कुछ कुछ डिस्टरबेंस आ रहा अच्छा। था। नहीं अरुण जी, आप अपनी, आपने बहुत अच्छे दृष्टांत दिए कविताओं के। तो अब आप अपनी बात को समाप्त करें ताकि मैं प्रांजल जी से जी 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 उनके। जी, मैं कर रहा हूँ। देखिए जी कि जी शर्मिला ने, बहरा जलान ने, जो कवयित्री और कथाकार हैं, महत्वपूर्ण कथाकार हैं मेरे लिए और हिंदी समाज के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और जो राजनीतिक कविता की बात आती है, और देखिए इसे प्रजातंत्र के दुर्गम नाले में बहती है, जो सियासी समझ अब किसी खेत के लिए नहीं रही, जी ये व्यंग है। और एक गैर रोमानी चिंता की जो एक बेहतरीन कविता है, जिसके बारे में कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय गीत की जगह जो है
कि सुनना बेहतर होगा, इस तरह का जो भावबोध है, इससे ये नहीं हो सकता है कि सेहतमंद बनेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक तो होगा ही। या फिर बुद्ध बने क्योंकि उन्हें सहूलियत थी, और हमारे साथ वह है कि हम जो हैं वह भी न रहे। तो जी ये जो चिंता है, भारतेंदु की भी जो चिंता थी, या मैथिली शरण गुप्त की भी जो चिंता थी, वो उस चिंता को परंपरा के तौर पर कैसे वो लेकर आते हैं, क्या होंगे अभी वाला। तो मोटे तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ, औरों को भी सुनना चाहूंगा, ज्यादा समय न लूंगा। विजय राय की जो कविताएं हैं, वो कविताएं हमारे समय और समाज से रूबरू कराने वाली कविताएं हैं। जी बहुत। व्यापक संवेदनाओं की कविताएं हैं। जी जी अरुण जी। पंडितों, हताश जी और उदास करने वाली कविताएं नहीं हैं। जी जैसे बिल्कुल। हाँ। दो पंक्तियां मैं कोट करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी वह कहती है कि एक दिन समय लौटेगा, तुम लौटोगे, प्यार लौटेगा, और अंत में मैं भी लौटूंगी। बहुत तो अच्छा, बहुत। उम्मीद और संभावना के साथ जी जो उनकी कविताएं हमें जिलाती हैं, ये उनके बहुत बेहतरीन पक्ष है। और जी। अब मैं धन्यवाद अरुण जी। मैं प्रांजल जी के पास जाके जो शुरुआत में उनसे बात पूछना चाहूंगा कि विजय राय जी की जो पूरी कविता की टाइमलाइन की सारी कविताओं को मैंने 2 बार पढ़ा, तो उसका जो एक जो अंडरलाइन जो थीम है उसकी, वो हम लोग जो जो बड़े टैलेंटेड लोग सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, किस तरह से हमारी अस्मिता, हमारी जो रचनात्मकता है, उस पर एक कुठाराघात होता है। यहाँ से आप अपनी बात शुरू करके बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें, ताकि हम अगले सेगमेंट में जाएं। जी प्रांजल जी। जी हुजूर, मेरी बात जा रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी बात। हाँ, आ रही है। देखिए, विजयराज सर के बारे में एक बात तो कहनी बहुत जरूरी है कि वो सरकारी विश्वविद्यालयों में पनपी हुई असरकारी दोस्तियों का दौर था। जी जी वो सरकारी नहीं है, असरकारी हैं। अगर सरकारी होते तो पूरे टाइम नौकरी करते, छोड़ दी उन्होंने नौकरी, पहले ही वीआरएस ले लिया। दूसरी बात, परम आदरणीय ललित मोहन जोशी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे शिवकांत जी और उत्तरा जी, और परम आदरणीय अरुण भोता जी, और खुद स्वयं आप, और स्मृति शुक्ल जी, और रीता दास राम दीदी। मैं 2-4 बातों में अपनी बात बहुत संक्षेप में ही खत्म कर दूंगा। पहली बात यह है कि किसी इंसान को नापने का एक पैमाना यह भी होता है। क्या मेरी आवाज जा रही है सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखें। जी। वैसे भी शब्द तो एक मतलब भी शब्द तो एक अंगारा है, भी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो किसी इंसान को नापने का एक पैमाना यह भी है कि उसने कितने लोगों को खड़ा किया। विजय राय साहब उस पैमाने पर बहुत ऊपर हैं। उन्होंने बिल्कुल, बहुत लोगों को खड़ा किया। इस एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। इसके बाद के सेगमेंट में हमारे पास कुछ ऐसी कवित्रियां हैं जिनसे बात करेंगे, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो प्रतिरोध की जो धारा लगातार क्षीण हो रही है, धारा यानी लकीर, यानी लाइन, यानी टाइम लाइन, उसको विजय राय साहब ने न सिर्फ इस कविता संग्रह में, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कवि नामवर सिंह अच्छा कहा करते थे, कविता तब लिखो जब कविता लिखे बिना लगे कि जी नहीं पाएंगे। तो राय साहब ने बहुत अच्छी कविताएं इस संग्रह में दी हैं। उसमें एक त्रिलोचन शास्त्री के लिए भी कविता है कि बिल्कुल तुम्हारे प्रतिमान झूठे हैं। अब मसला यह है कि हम एक साथ ही मिल्टन की चेतना और पुष्किन के संसार में सुकांत के हृदय स्पर्शी बोल तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद इस पूरी हिंदी कविता, खासकर 70-80 के दशक के बाद की कविता, उसको समझने के लिए समग्रता में विजय राय साहब के यहाँ एक समेकन है और एक विभाजन है।
समेकन ये है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, और विभाजन ये है कि वो जानते हैं कि कविता क्या है। मैं अपना आखिरी वाक्य बोलता हूँ। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पोएट्स आर पोएट्री, राइटर्स आर प्रोज, प्रोज कैन होल्ड एनीथिंग इंक्लूडिंग पोएट्री, बट इन पोएट्री देयर इज ओनली रूम फॉर पोएट्री। कविता में केवल कविता के लिए जगह होती है। मैं आप सभी परम आदरणीय विद्वज्जनों का सबको प्रणाम करता हूँ, और राय साहब को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे लिए तो मेंटर हैं वो। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रांजल जी, आपने बहुत ही संक्षेप में अपनी गहरी बात रखी। तो अब हम इसके तीसरे चरण पे आते हैं, और विजय राय जी जो कि आज के प्रमुख विषय हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कुछ चुनिंदा कविताएं अपनी जरूर सुनाएं। हालांकि वो बहुत ही अंतर्मुखी हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन बेहतर है कि उनकी कविताएं हम सुने। विजय राय जी। कविता का शीर्षक है, जी आपकी आवाज आ रही है विजय जी। आ रही हाँ आवाज आ बिल्कुल रही। साफ, हाँ साफ आ रही है। कविता का शीर्षक है संरक्षण। कोई विदूषक पैदल चलकर खोजता खास्ता जब हमारे घर तक आ पहुंचता है, तो कुंडी खटखटाकर वह जो चक्करदार परन और तिहाई लेता है, उससे उसकी बेताला जिंदगी 3 ताल में निबद्ध हो जाती है। वाह। दरअसल ये हमारे प्रेम के नोटेशन की कॉपी है, जिसे संभाल कर हम अगली पीढ़ी के लिए सहेज लेना चाहते हैं। दूसरी कविता का बहुत शीर्षक खूब। है, राय साहब, मैं बस इतना सा एक सवाल पूछूंगा कि आपकी जो शिक्षा में संगीत की जो भूमिका है, आपने संगीत में भी विशारद संबोधित किया है, तो आपकी कविताओं में अक्सर ये बिंब आते हैं कि आप अपनी बात संगीत के टर्मिनोलॉजी में करते हैं। क्या ये बात सही है? न केवल संगीत, उसमें थिएटर भी आता है, उसमें चित्रकला भी आती है, उसमें पत्रकारिता भी आती है, उसमें एक मानव शास्त्री की तरह ऑब्जर्वेशन करने का एक जो खप्त है। जी। कुल मिलाकर के तमाम विधाओं में प्रवेश करने के बावजूद स्थिरता कविता में आके ही मिली, और जब जरूरी समझा, जिसे प्रेमचंद कहते हैं कि मैं जब लिखता हूं तो किसी कुरेदन की वजह से लिखता हूं। वाह। कोई चीज जो है हमें कुरेदती है, विवश करती है, शायद उसके लिखने के बाद हम शांत हो जाते हैं। बहुत खूब। बहुत अच्छी बात। अगली कविता है स्क्रूटनी। वाह। बोझा ढोने वाले श्रमिकों से ज्यादा दमनीय है विचार वाहक कलमगीर। क्या ये बात। कलमगीर पत्रकार भी हैं और साहित्य से जुड़े लेखक, कवि, आलोचक सभी। दरअसल उन्हें सदियों से ये बताया जाता रहा है कि जब आदमी वैचारिक संजाल में फंसकर संक्रमित होता है, तो उसे तकनीक की भीषण यातना से गुजरना होता है। आज एक भयानक संकट है एआई, उसके अंदेशे का भी इसमें जिक्र है। जी। आज विकासशील बुद्धिजीवी से विकसित बुद्धिजीवी होने की भूमिका में आना आवश्यक है। कभी कभी तो घर के लोग ही संदेह से उसकी गतिविधियों की संवीक्षा बजरिए XYZ लेखक संघ उनके रडार पर करने लगते हैं। यह हकीकत है। मुझे याद आता है कि स्क्रूटनी सेक्शन में ही मैं और हामिद हुआ करते थे। संभवतः आपने ये जो टाइटल है वहीं से लिया है। हाँ, जाहिर सी बात है।
जिन जिन जो हमारा अपना परिसर था, जी बिल्कुल। इसमें हम जीते, सोते, खाते, पीते, मिलते जुलते, काम करते, जीवन व्यतीत कर रहे थे और तमाम दंश को झेल रहे थे, तमाम तकलीफों को झेल रहे थे। उससे निजात पाने की एक कोशिश भी है ये जी कविता है। जी बिल्कुल। अगली कविता है अवरोधक। ये एक अजीब सी कविता है। मेरे अधिकांश मित्र, अजीजदार, बॉस, मित्र और मातहत वाह। हर रात बिस्तर पर लेटते ही तशरीफ ले आते हैं। अपने पूरे दहरपने के साथ, वाह। अपने पूरे दहरपने के साथ नींद आते ही वे अपनी अपनी खुन्नस निकालने के इरादे से खुराफात करते, मेरी प्रतिरोधक शक्ति नष्ट करने की योजना बनाते हैं और जब कुछ नहीं पाते तो जलील कर अय्यारों की तरह अदृश्य हो जाते हैं। वाह। ये क्या। अय्यारों का जिक्र आपको चंद्रकांता संतति में मिलेगा। जी जी जी। किसी भयंकर दुःस्वप्न की तरह अनामंत्रित ये साहबान आत्मा पर निशान बनाकर गायब हो जाते हैं और ये सभी अदृश्य शक्तियां अपनी मांद में बंद हो जाती हैं। अगली कविता है संवादहीनता। जी। मेज के एक ओर चुप्पी थी और दूसरी ओर मौन। मेज के इस ओर वाले और उस ओर वाले के बीच संवादहीनता चरम पर थी। जैसे ना इस ओर वाले के पास जिह्वा हो, ना उस ओर वाले के पास कंठ। बेचारी मेज भी हैरत में और उसके दोनों ओर पड़ी कुर्सियां भी। ऐसी ही संवादहीनता मेज के इस ओर वाला मूक भाषा में अपने आप से बोला। वाह। संवाद कैसा भी हो, चुप्पी से तो बेहतर होता है, चुप्पी से तो बेहतर होता है। उस ओर वाले ने भी खुद से बिना जुबान का इस्तेमाल किए कहा, बिना जुबान का इस्तेमाल किए कहा कि खामोशी मरे हुओं को शोभा देती है। जो मरे वाह। हुए, हमें मुंह खोलना ही चाहिए। संवाद दोनों चाहते थे, सन्नाटा दोनों को नहीं सुहाता था, मगर मेज के इस ओर वाला भी शब्द से भयभीत था और इस ओर वाला भी। जहां वे दोनों आमने सामने बैठे थे वहां उजाले की कमी थी। जहां वे दोनों आमने सामने बैठे थे वहां उजाले की कमी हो ऐसा भी नहीं था, पर उनके चेहरों पर पढ़ा जाने लायक भी बहुत कुछ न था। वरना तो एक दूसरे को पढ़कर ही कर लेते वे निशब्द संवाद। इस त्रासद माहौल से पूरा कमरा परेशान था। मेज कुर्सियों के साथ साथ कमरे की एक एक वस्तु, सबके सब चाहते थे कि दोनों के बीच चाहे जैसे भी सही पर संवाद हो। लेकिन न मेज की इस ओर वाला फुसफुसाया कुछ, न उस ओर वाले की कोई बुदबुदाहट फूटी। मेज के इस ओर वाले का जी हुआ कि बिजली धीरे से गुल कर दें और कमरे से खिसक लें, मगर पहल की मेज के उस ओर वाले ने। एक बारगी उठा और बाहर से ढेर सारा अंधेरा लाकर कमरे में उड़ेल दिया। वाह। संवादहीनता अब दोनों को रास आने लगी। संवादहीनता अब दोनों को रास आने लगी। अगली कविता है खोई हुई चीजों के बारे में।
बहुत अच्छी कविता है। खोई हुई चीजों के बारे में। ये नौकरी में, जिस नौकरी में हम थे, उसमें इन्हीं चीजों के लिए अभिशप्त थे। ये एक दूसरी तरह की पीड़ा है। जी। जिन चंद निजी वैचारिक पंक्तियों से मैं बेहद प्यार करता था, वे सब की सब मेरी अपनी मुलाजमत के दरमियान दान दे दी गई थी अमुक मंत्री, अमुक मुख्यमंत्री और अमुक राज्यपाल के भाषणों में। मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब अपना कुछ सृजनात्मक लिखता हूं तो रिवाइज करने पर पाता हूं कि कम वक्त सारे के सारे अच्छे विचार तो उन अमुकों को दे दिए थे। जो या तो मरहूम हो गए या फिर सामने पड़ने पर जानबूझकर पहचानते नहीं। ये विडंबना नहीं, मेरी पेशेगत सच्चाई थी जो सेवानिवृत्ति के बाद में समझ में आई। बहुत खूब। अब बचे इस जीवन का क्या करूं? अब बचे इस जीवन का क्या करूं? पढ़ी गई सारी किताबें, बड़ों की दी गई नसीहतें और अनुभूत सत्य का क्या कोई मतलब है? चीजें भीतर ही भीतर बदल चुकी थी। हो सकता है कि मैं एक सफल जीवन जिया हूं, पर वह सार्थक था कहना बेमानी है। पर वो सार्थक था कहना बेमानी होगा। अंततः हम एक बचे हुए मनुष्य का फालतू जीवन जीते निहायत मामूली आदमी हो जाते हैं। बहुत खूब। प्रशस्ति गान। बहुत छोटी सी कविता है। जी। ताबूत में ठुकी कीलें उखाड़ कर जब हम जनतंत्र के चोर दरवाजे से निकल उसे अमल में लाना चाहते हैं, तो विनाश की ध्वनि का सायरन बजता एक भक्त सहसा मुसोलिनी और हिटलर का मेकअप कर बाबू साहब का प्रशस्ति गान करने लगता है। वाह। आखिरी कविता है मुनासिब कार्रवाई। जी। उपभोक्तावादी संस्कृति के इस दौर में जब साहित्य हाशिए पर ढकेले जाने के लिए अभिशप्त है, तो कतिपय कलमगीरों की इस तिकड़म को निर्लज्जता और आत्मघाती कहना क्या मुनासिब नहीं होगा? विचार गोष्ठियों के आयोजन में थाना पुलिस तक की नौबत आ जाए जी। और भाषा निकृष्टतम स्तर को छूने लगे, तो साहित्यिकों के पाठकों की वितृष्णा होना क्या स्वाभाविक नहीं है? लेखक जिन मुद्दों को अपनी रचना में दिखाता है, बहुधा जीवन में उसी से विच्छिन्न रहता है। वाह। बहुधा जीवन में उसी से विच्छिन्न रहता है। न वो गलत चीजों से घृणा करता है और ना ही वह सही चीजों के पक्ष में खड़ा होता है। वह तभी तक सैद्धांतिक है जब तक उसके हितों पर आंच नहीं आती। बिल्कुल। वो तभी तक सैद्धांतिक है जब तक उसके हितों पर आंच नहीं आती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा अब इस मौके पे
विजय राय जी, और भी जिनके पास ये पुस्तक है, आप जरा आप उसको उठा दें तो दर्शक दीर्घा में सब लोग देख लें और बाकी लोग तालियां बजा सकते हैं। हाँ विजय राय जी, स्मृति जी के पास भी है, और एक तरह से ये हमारा लंदन से एक लॉन्च भी है। धन्यवाद सर्वेंद्र विक्रम जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको अ, विजय राय जी, और आप आगे इसी तरह लिखते रहें, यही हम लोग चाहते हैं। और अब मैं सीधे अगले सेगमेंट पे आता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे सामने आज यहाँ कवित्री प्रज्ञा पांडे, स्मृति शुक्ल और रीता दास राम है। उनके विचार हम जानेंगे बहुत ही संक्षेप में, जिनकी रचनाशीलता को या तो विजय जी ने प्रोत्साहित किया या फिर अपनी मशहूर पत्रिका लम्ही में उन्हें शामिल किया। तो सबसे पहले प्रज्ञा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। ललित जी और सभी लोगों को नमस्कार। विजय राय जी को विशेष रूप से बधाई उनके इस कविता संग्रह के जो आज कार्यक्रम हो रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि विजय राय जी पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए इसमें हम गर्व थोड़ा महसूस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम विजय राय जी के शहर से हैं, लखनऊ से। और विजय राय जी से हमारी बहुत सारी मुलाकातें हैं। हम हमेशा गोष्ठियों में और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें, साहित्यिक कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहे हैं। तो विजय राय जी का सानिध्य बहुत मिला है, और उनकी जो सहजता है और उनकी जो सरलता है उसने हमेशा आकर्षित किया उनके प्रति हमको। और उसके बाद लम्ही पत्रिका के माध्यम से जब विजय राय जी को हमने जाना और ये जाना कि वो प्रेमचंद जी के परिवार से आते हैं, इतनी बड़ी विरासत है उनके पास, और उसके बाद जो उनकी जो सहजता है और जो उनका बिल्कुल भी मुखर न होना और शांत रहना है, तो इस चीज ने उनके प्रति और भी सम्मान का भाव बढ़ाया। और बहुत उनसे मिलना हमेशा मतलब बहुत ही प्रेरक रहा कि शांत रह करके, चुप रह करके कितना काम उन्होंने किया है। मंचों पर हमने बहुत कम देखा उनको। हमेशा उनको हमने श्रोता जहाँ बैठते हैं वहां देखा, वो चुपचाप बैठते थे। लेकिन जो लम्ही के अंक आना शुरू हुए और जिसमें उन्होंने बहुत ही शोध परक काम एक तरह से किया, और बहुत बड़ा संकलन उपन्यासों पर अंक आए उनके, और कहानियों पर आए। कहानियों पर बहुत हर अंक ही विशेष था, यानी सारे अंक एक तरह से संग्रहणीय अंक थे। कहानियों पर उन्होंने समीक्षाएं लिखवाई, कहानियां ली, और अलग से एक समीक्षक रहा हर एक कहानी के लिए। तो 2 खंडों में ये आया। मेरी कहानी की दी थी विजय राय जी ने, और उसकी भी समीक्षा लिखवाई थी। हमने भी समीक्षा लिखी थी किसी वरिष्ठ साहित्यकार के लिए। तो इस तरह से सारा एक जो साहित्यकारों का और रचनाकारों का जो समग्र एक संसार है, उसको लेकर के विजय राय जी लम्बी के माध्यम से आए। और हम तो कहेंगे कि दस्तावेजी अंक है वो सारे के सारे। और अभी हमने इसको कुछ कविताएं पढ़ी हैं जो आपका कविता की टाइम लाइन संग्रह है। इसकी कविताओं को अभी मेरे पास संग्रह है नहीं, लेकिन जो परिचय मिला है उससे तो लगता है कि इसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बहुत गहन और गंभीर कविताएं हैं विजय राय जी की। और आज का जो समय है जो बहुत ही कठिन दौर है पूरे विश्व का और इंसान का और मानवीयता का, और बहुत सारी ये जो परेशानियां और संघर्ष का जो समय है, उसको लेकर के जो गंभीर चिंतन, बौद्धिक चिंतन जो कविता में आना चाहिए और बहुत ही गहनता के साथ, वो विजय राय जी की कविताओं में आया है, जो मस्तिष्क को और मन दोनों को झंझट करता है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं, और जी इसलिए हम बधाई देते हैं विजय राय जी को फिर से। और अगर ललित जी कहेंगे तो एक, हालांकि विजय राय जी ने तो पाठ किया अपनी कविताओं का,
अगर कहेंगे तो एक कविता की टाइमलाइन शीर्षक से जो कविता है उसको हम हाँ जरूर, वो कविता अगर न पढ़ी गई हो तो जरूर पढ़ी। हाँ नहीं पढ़ी वो नहीं हाँ, जी नहीं जी पढ़ी है, जी पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं कविता की जी टाइमलाइन। कॉफी टेबल बुक के पहले सफे पर विजय राय के लिए सप्रेम भेंट लिखा था और उसके बाद चंद पारंपरिक चित्र फिर था दशकों में विभाजित पुरखों से मौजूदा वक्त तक का आख्यान। इसमें गीत, गजल, टप्पा टूरी और ख्याल की दास्तान थी, जिसमें फखरुद्दीन रात बिरात जब चाहते अपनी गायकी के रूहानी असर से सबको बेहोश कर देती थी। आज फखरुद्दीन पता नहीं है या नहीं, पर उनकी आवाज रख दो कब्रिस्तान बस से अब भी छोटू नहीं हाथ में तड़प कराएगा तो आती है। बेहतरीन काम किया माहौल तुमने। में गुजरे वक्त की स्मृति में अरे बढ़िया आज है, भी ले लिए। अमोघन हृदय स्पर्शी है। तो ये कविता हमने पढ़ी और सारी कविताएं पढ़ने योग्य है, मतलब संग्रह के योग्य है। ये पूरा कविता की टाइमलाइन संग्रहणीय संग्रह है। बहुत बहुत बधाई और ललित जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। और अब मैं सीधे स्मृति जी से कहूंगा, क्योंकि मेरा परिचय स्मृति जी से भी विजय राय जी ने कराया था। तो स्मृति जी, आपकी नजर में विजय राय की इस रचनाशीलता को आप किस तरह से बयान करना चाहेंगी? जी धन्यवाद ललित जी। आदरणीय विजय राय जी पर केंद्रित सानिध्य लंदन के इस 40वें कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सुधीजनों को मेरा सादर अभिवादन। कविता की टाइमलाइन, जैसा कि अभी ओम निश्चल जी ने बताया कि दूसरा संग्रह है और 1986 में कविता का पर्यावरण उनका प्रकाशित हुआ था और उसके बाद लगभग 35 वर्ष के अंतराल के बाद ये संग्रह आया है। इसका कारण ये है कि कविता, क्योंकि विजय राय जी जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं, उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं, तो वो रंग, कर्म, कला और संगीत से गहराई से जुड़ गए। उन्होंने जो 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, उत्तर प्रदेश और लम्ही, तो इसमें उन्होंने अपना पूरा जो रचनात्मकता थी उसको लगा दिया और कई पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां मुझे लगता है कि उन्होंने तैयार की। क्योंकि जहां भी उन्होंने देखा कि किसी रचनाकार में कोई क्षमता है या संभावनाशील है वो, तो उसको आगे बढ़ाया। तो ये जो उदारता है विजय राय जी की, ये बहुत प्रभावित करती है। आपने जैसे कहा कि मैं यदि आज सानिध्य लंदन से जुड़ी हूँ, आपसे मेरा परिचय है, तो विजय राय जी के ही कारण आपसे मैं मिल पाई हूँ। मुझे लम्ही में कई बार उन्होंने प्रकाशित किया और कविता की टाइमलाइन पर ओम निश्चल जी ने, होता जी ने और प्रांजल धर जी ने अपनी बातें कह दी है, पर फिर भी मैं एक पाठक के तौर पर, मुझे आज ही संग्रह मिला, आदरणीय राजेंद्र दानी जी ने मुझे संग्रह भेजा, तो जो कविताएं मैंने पढ़ी एक पाठक के तौर पे, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो छोटी 75 कविताएं हैं, इनमें यदि हम देखें तो विजय राय जी की आत्म सजग भाव यात्रा दिखाई देती है। अपने परिवेश और सामाजिक पर्यावरण का गहरा पर्यवेक्षण, सूक्ष्म पर्यवेक्षण इन कविताओं में हमें देखने को मिलता है और इसके साथ ही स्वयं को देखने परखने की बलवती स्पृहा भी हमें दिखाई देती है। विजय राय जी की आत्म सजग और आत्मविश्वस्त अभिव्यंजना इन कविताओं में है और कविताओं में गहरा विट मुझे लगा। अब देखिए, जो आपने जिस परिदृश्य की बात की थी, कार्यालयीन परिदृश्य की, और किस तरह से सत्ता पे लोग काबिज हो जाते हैं, तो एक कविता में बड़ा गहरा विट है कि कैसे लोग हिज्जे लगाते लगाते भाषाविद हो जाते हैं और किसी प्रतिष्ठान पे काबिज होके जो सृजनशील लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, उनको किस तरह से कुंठित कर देते हैं। तो ऐसी अनेक कविताएं आपको मिलेंगी और कई कविताएं पाठक को झंझोरती हैं और पुनर्विचार करने का मौका देती हैं। अंकिता, एक कविता की क्या पंक्ति में 2 कहना मिनट के लिए चाहूंगी, अपनी बात समाप्त करूंगी वो करोगी? कि जीवन के हीरा छोटे मार के छोटे, उसको। जी ललित जी। नहीं बोलिए आप, वो बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था। शशि भूषण जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अनम्यूट हो जाते हैं और उनकी आवाज से जीवन थोड़ा के डिस्टरबेंस छोटे हो रहा है। छोटे परिदृश्य, जब किसी परिदृश्य की परिकल्पना हम करते हैं तो वहां प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए एक आवेदन की आवश्यकता होती है।
चीजें इतनी आसान नहीं होती कि आप उन्हें आसानी से इस्तेमाल करने लगे। हर चीज के खतरे भी होते हैं और प्राप्तव्य तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। रात के सन्नाटे में जब हम अपने किए पर पुनर्विचार करते हैं तो बहुतेरी गलतियां हमें सही रास्ते की ओर इशारा करती हैं। तो ये सही रास्ता दिखाने वाली कविताएं हैं। कई शब्द चित्र इन कविताओं में हैं, रंगों के विभिन्न शेड्स हैं, राग मारवा है, तो 3 ताल में निबद्ध बंदिश भी है जो कहीं बेसुरी होती, कहीं ओचा खी आड़ा चौताल में परिवर्तित हो जाती है। तो कवि के जीवन अनुभवों की सघन उपस्थिति है। भाषा में गतिशीलता है, भाषा स्थिर या ठहरी हुई नहीं है, जड़ता नहीं है, उसमें गतिशीलता है, नए प्रयोग हैं, जिन नए मुहावरों की बात की गई थी। आप देखिए, मुझे लगा कि कार्यालयीन भाषा के बहुत सारे शब्द आपकी कविताओं में दिखाई देते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार स्मृति जी आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा रीता दास राम जी से, जो राय साहब को जानती हैं और उनसे प्रोत्साहित है। रीता जी, आप अपनी बात कहें। सभी को मेरा नमस्कार। सानिध्य संवाद के इस मंच को नमन करती हूँ। अध्यक्ष शिवकांत शर्मा जी, ललित मोहन जोशी सर, विजय राय जी, ओम सर और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। विजय राय जी पर अपनी बात कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए ललित मोहन जोशी सर का धन्यवाद अदा करती हूँ। कवि रंगमंच में रुचि रखने वाले, एक सुनियोजित तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने वाले, पारखी अंदाज के गुणी, सार्थक गतिविधियों को क्रियान्वित करते लम्ही के संपादक विजय राय जी एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं। लम्ही के तमाम विशेषांकों से वे साहित्यिक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते आए हैं। उत्तर प्रदेश पत्रिका का जब्त शुदा साहित्य अंक आपका काबिले तारीफ महत्वपूर्ण अलहदा कार्य है। काव्य संग्रह कविता के टाइमलाइन से वे काव्य क्षेत्र में जबरदस्त दखल रखते हैं, जो उनके जीवन यात्रा से जुड़ी जिजीविषा, संघर्ष, परेशानियां, विडंबनाएं, तकलीफें बयान करती है। और कविताएं व्यवस्था पर सीधे चोट करती हुई मारक एवं अद्भुत है। तटस्थ मानसिकता के दृढ़ व्यक्तित्व होते हुए विजय राय जी को समय का लंबा इंतजार भी नहीं डिगाता। विजय राय जी को मैं दादा कहती हूँ। उनसे मेरा परिचय फेसबुक से हुआ। मैं इन्हें नहीं जानती थी। एक दिन अचानक मैसेंजर पर मैसेज आया, लम्ही के लिए कविताएं भेजिए। मैंने प्रोफाइल देखी, लम्ही के संपादक हैं। मैंने पूछा कितनी? 10 कविताएं भेजिए 2 दिन में, इनका जवाब था। मैंने कहा समय दीजिए, इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगी। तो कहा बड़े भाई की तरह कह रहे हैं, 1 महीने में भेजिए। इतना साइलेंट डांट पहले कभी नहीं खाई थी। मैंने उनके आदेश का पालन किया, भेजा। सौभाग्य से कविताएं लम्ही में प्रकाशित हुई। बीच बीच में मेरे साहित्यिक गतिविधियों की वे टोल लेते रहते थे। कुछ दिनों बाद कहा आपके दूसरे संग्रह को हम प्रकाशित करना चाहेंगे। मैंने सहर्ष स्वीकार किया। 3 साल जुड़कर कविताओं पर कार्य करती रही। मेरी दूसरी काव्य संग्रह का ब्लर्ब, कविताएं, शीर्षक, कवर पेज का चुनाव दादा का ही है। लखनऊ में इस मेरी कविता का संग्रह का लोकार्पण हुआ। सारा कार्यभार दादा ने संभाला। मेरे विरोध को भी सहेजते रहे वे। मैंने कहा मेरी कविताओं में मुझे कोई बदलाव पसंद नहीं। उन्होंने मेरी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहानी लिखने कहा। मैंने निहायत नई विधा है बोलकर मना किया। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगी। कुछ दिन बीते, उन्होंने फिर कहानी लिखने पर जोर दिया। उनके दोबारा कहने से प्रेरित हुई। मैंने कोशिश की, शुरुआत की, किसी तरह कहानी लिखी, उन्हें भेजा। उन्होंने पढ़ी, कहा इसे बंद करके रखिए, जब मैं कहूं तब दोबारा देखना, उसके पहले नहीं। 8 महीने बीते,
उन्होंने कहा, कहानी पुनः देखिए, बदलाव हो तो करिए और भेजिए। मैंने देखा, खुद ही अपने लिखे पर परेशान हुई। कई जगह कॉमा, कभी इन्वर्टेड कॉमा नदारत थे। सुधारा और पुनः भेजा। कहानी लम्ही में प्रकाशित हुई, जो मेरी पहली कहानी थी। फिर कई जगह कहानी मेरी छपी। ऐसे ही उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे भय था, लगा नहीं लिख पाऊंगी। कहने लगे, शुरुआत करिए, 100 पृष्ठों का छोटा उपन्यास लिखिए। शुरुआत की, 25 पेज बाद रुक गई। महीनों। फिर दादा ने पूछा, उपन्यास का क्या हुआ? उनके कहने पर फिर जुटी। आखिर उपन्यास पूरा हुआ। खुशी है इस बात की कि इस उपन्यास पर एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई के एमए की एक छात्रा ने अपना एमए का लघु शोध प्रकल्प पूरा किया। यह सब दादा के प्रोत्साहन, निरंतर मार्गदर्शन का नतीजा है, जिसके लिए उनका तहे दिल से आभार एवं हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ। आपका आशीर्वाद भरा हाथ सदा मेरे सर पर आपने बनाए रखा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे में दादा ने क्या संभावनाएं देखी, यह तो मैं नहीं जानती, पर उनका कहना मुझ में आत्मविश्वास जिलाए रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ दादा। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी। और इससे आपका जो दृष्टांत है उससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से जो हमारे राय साहब हैं वो एक उत्प्रेरक हैं और एक मेंटोर हैं। और आपकी कहानी तो आपने यहाँ पे सुनाई, शायद बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात नहीं कह पाएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ शायद नहीं है। तो आपको बहुत धन्यवाद। अब हम चूंकि अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच शर्मिला जालान जी की बात तो मैंने रखी है। जितना हमारे पास समय है, हम एक सरवेन विक्रम जी से एक बहुत ही संक्षेप में उनकी बात को रखना चाहेंगे। सरवेन विक्रम जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी बात को जितना संक्षेप में कह सकें आप कहें। धन्यवाद सर। मैं कुछ कहने के बजाय विजय जी से कहूंगा कि उनकी एक कविता है, नई शुरुआत की फुटेज, इसकी पृष्ठभूमि और इस कविता का अगर वो पाठ करें तो बड़ा अच्छा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, चलिए चलिए, ठीक है आपका। कुछ रहस्य होगा, यही सोच के मैंने कहा है। जी जी जी, चलिए राय साहब, आप तो देखिए उन्होंने आप पे बात टाल दी है। अब आप कविता पढ़ दीजिए, उसके बाद हम शिवकांत जी के पास जाएंगे। आप नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ने वाला था इसे। इसका शीर्षक क्या अच्छा था? अच्छा अच्छा वो देखिए, वो कविता आपकी इतनी ज्यादा अहम है कि शिवकांत जी भी लाइन लगाए हुए हैं, जबकि वो अध्यक्ष है। अच्छा अच्छा। कुछ चीजें छिपाए रहते हैं लेकिन छिपती नहीं है। हाँ, तो आप, मैं नहीं, आप पे छोड़ता हूँ, आप शिवकांत जी पढ़े या आप राय ऐसा साहब है आप कि पढ़े। प्रेम भावना के बारे में बड़े कंजूस हैं ये, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो अपना सर उठाए हुए हैं इन कविताओं में, कहीं कहीं उसकी झलक दिखाई देती। जी जी। नई शुरुआत की फुटेज। वह साल 1989 का रहा होगा जब दफ्तर में एक खुशनुमा चेहरा दाखिल होता है। सम्मोहक, ध्यानाकर्षी एवं उस चेहरे की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी हंसी, उसकी आंखों का मुंदना, जो एक नया सौंदर्य शास्त्र रचता था। उसे जितना देख पाते थे हम देखते थे, पर देखने से ज्यादा हम उसके बारे में सोचते थे। हमारे सोचने का ढंग कुछ ऐसा कि वास्तविक से ज्यादा उसमें हम जोड़ते थे। हमारी परिकल्पना अपनी यादों के आधार पर एक खुशनुमा दृश्य बनाती थी। उससे कभी कोई संवाद ना हो सका। बस हुआ तो दफ्तरी कामकाज से जुड़ी चंद मुख्तसर सी बातें। मुझे मालूम नहीं कि उसके ख्याल मेरे ख्याल से मिलते हैं या नहीं, पर जब हम एक दूसरे को देखते थे
तो देखने की हद तक देखते थे। ऐसा लगभग 1 दशक से ऊपर तक चला और एक स्थिति ऐसी भी आई कि हमारे और उसके बीच दरार डालने की कोशिशें की गई। खासी अच्छी दरार पड़ी भी, लेकिन वक्त के साथ चीजें नॉर्मल होने लगी। नॉर्मल होना पुरानी स्थिति का बहाल होना नहीं था। नॉर्मल होना पुरानी स्थिति का बहाल होना नहीं था। अंततः एक फेज ऐसा भी आया जब हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित और लगभग अनजान हो गए। क्या बात है। न मिलते थे, न एक दूसरे को देख पाते थे। दरअसल हम अलग अलग जनपदों में तैनात थे। हम लोगों के बीच तमाम गलतफहमियां पैदा की गईं, जो वक्त के साथ बढ़ती गईं, और मुझे लगने लगा कि मैं उसका भरोसा खो चुका हूं। कई बार उसने मुझे अपने भेजे व्हाट्सएप मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर दिया। जाहिर है कि हमने उसकी नजर में अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। विश्वसनीयता खोने के बाद अब कुछ भी बचा न था जो किसी नई शुरुआत के लिए पर्याप्त फुटेज हो सकता था। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, और सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं। अब मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि सबसे मैं और लोगों से भी राय ले सकता था, पर हमारे पास समय काफी आगे बढ़ चुका है। तो अब मैं हमारा जो अंतिम जो सेगमेंट है अध्यक्षीय वक्तव्य का, मैं शिवकांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो भी विचारों के मोती हैं वो हम लोगों के सामने रखें। शिवकांत जी। सर आप म्यूट हैं। हाँ शिव जी, आप म्यूट हैं। हाँ अब। जी धन्यवाद। अच्छी कविता की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि आप उसे जितनी बार पढ़ें एक नए भावबोध के साथ पढ़ें। बहुत पुराना उद्धरण है, लेकिन वो आज भी सच है। और वो कहा गया था सौंदर्य के बारे में, लेकिन वो कविता पे 100% सही। वो एक तरह से कविता की परिभाषा है। और वो कालिदास ने कहा था, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। खूबसूरती क्या है? जिसे आप जितनी बार देखें उसमें कुछ नया आपको दिखाई दे। अभी कुछ देर पहले राय साहब ने जो अपनी कविता पढ़ी थी, जिस पर मैं भी आस लगाए बैठा था, उस कविता का भाव भी यही कहता है। वो जो खूबसूरत चेहरा, उसको उन्होंने जितनी बार देखा उतनी बार उसमें कुछ नया उनको नजर आता है। तो अच्छी कविता में जितनी बार उसको आप पढ़ते हैं कुछ नया आपको नजर आता है। और इसी को आधार बना करके पंडित राज जगन्नाथ ने जब काव्य का की परिभाषा दी, तो सबसे बढ़िया मुझे काव्य की परिभाषा ये लगती है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। कविता क्या है? जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करे। और यहां रमणीयता का मतलब हर बार एक नयापन आना, वो ताजगी बने रहना, वो भावबोध पैदा होना, वो है कविता का लक्ष्य। तो उस हिसाब से देखें तो एक इतने छोटे से समय में एक बार मैंने 75 कविताएं पढ़ी हैं, एक पारायण किया है। तो सारी विशेषताएं एक बात में समेट लेना बड़ा मुश्किल है। हर बार आप पढ़ेंगे कुछ नया उसमें नजर आएगा। लेकिन अब तक जो मुझे नजर आया है, 3 बड़ी विशेषताएं मुझे लगता है उनके काव्य में है। पहली जो बड़ी विशेषता है वो
चमत्कारों और अलंकारों से परे सीधी सहज बतकही की शैली है उनकी। उनकी हर कविता में ये आपको दिखाई देगी। आजादी की बात, प्रशस्ति गान, प्रूफ रीडर जिसका पाठ किया गया बखूबी, रिक्शेवान जिसका जिक्र हुआ। दरअसल रिक्शेवान जो है वो जिस तरह से शुरू होती है तो लाओ शे का उपन्यास रिक्शा वाला याद दिलाती है वो, लेकिन जैसे जैसे वो अंत होती है तो ऐसे लगता है जैसे कि कवि कहीं अपने बारे में तो कुछ नहीं कह रहा। जैसे देखिए, लगातार बिछड़े लोगों को मिलाना ही आदत है अपनी, लेकिन छोटे छोटे सवाल नींद से पहले कचोटने लगते हैं और दिन भर के लंबे व्यायाम के बाद सुखद नींद की कोई शिकायत पनपने नहीं देती। सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, एक ही आदमी एक ही दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आदमी होता है। वाह। कविता वही है, किसी दूसरे संदर्भ से शुरू होती है लेकिन अंत तक आते आते एक वो कवि का आत्ममंथन जो आत्मदर्शन है उसमें पलट जाती है। बहुत सी कविताएं राय साहब की ऐसी हैं। और दूसरी बड़ी विशेषता मुझे समझ में आई वो है सहज भावबोध वाली प्रभावशाली बिंब योजना, जिसमें नाटकीयता का पुट रहता है। जैसे उनकी कविता है खब्त की पुनर्रचना, कविता की टाइमलाइन में भी वो बात है। संवादहीनता जिसका पाठ किया गया, और संवादहीनता मुझे याद दिलाती है नोबेल पुरस्कार विजेता कवि थे सैमुअल बेकेट, जिनको आप उनके नाटक वेटिंग फॉर गोदो से ज्यादा जानते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध नाटक हुआ। तो उनका एक वाक्य है वन मस्ट स्पीक, और उसके बाद हाफ फुल स्टॉप है, मैन कैन नॉट पॉसिबली कम्युनिकेट विद हिज फेलोज बट द ऑल्टरनेटिव साइलेंस इज irreconcilable with human existence। तो आप बात भी नहीं करना चाहते हैं सामने वाले से, लेकिन आप मौन भी नहीं रहना चाहते हैं, उसकी छटपटाहट, क्योंकि मौन रहना ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए संभव नहीं है। और ये कविता कुछ कुछ उसी भाव को व्यक्त करती है। और अगर आप संक्षेप में गए तो मैं तो ये कहूंगा कि ये एक तरह का वेटिंग फॉर गोदो का एसेंस है, कि वो संवाद जो है दोनों मेजों के बीच उसका जिक्र होता रहता है, दोनों को उसकी जरूरत महसूस होती रहती है, लेकिन वो गोदो की तरह आता नहीं संवाद, अंत में अंधेरा ही आ जाता है, संवाद नहीं आता। तो ये जो नाटकीयता है, ये भावबोध पैदा करना कविता में, ये कवि से ज्यादा नाटककार पैदा कर सकता है। और ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी कविता की। और तीसरी बड़ी खूबी जो मुझे नजर आती है वो समय और समाज की विद्रूपताओं और अंतर्विरोधों पर विद्रोह की जगह विडंबना है, अंतर्व्यथा है। एक तरह से लावे की तरह खतबताती रहती है वो अंतर्व्यथा कवि के अंदर। और कविताओं का उदाहरण लें, जैसे पात्रता है, प्रशस्ति गान है, अपनी परंपरा है, विभ्रम है, सांद्र पीड़ा है, रहस्य लोक है, चिंता मुक्त है। तो कविताएं पढ़कर लगता है कि रचयिता कवि होने के साथ साथ, और ये तो अब स्पष्ट ही हो गया, बातचीत में हम जान ही गए हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है राय साहब को, उसको भी कविता पढ़कर लगेगा कि ये रंगकर्मी की रचनाएं हैं, संगीतकार की रचनाएं हैं, पत्रकार की रचनाएं हैं, संपादक की रचनाएं हैं। ये सारी खूबियां उसमें जो है वो परिलक्षित होती हैं और भरपूर परिलक्षित होती हैं। पहली ही कविता जो खब्त की पुनर्रचना है वो हताशा का एक ऐसा रूपक खड़ा करती है जैसे कुछ क्षणों के लिए आप अवाक होकर उस दृश्य में पहुंच जाते हैं। मैं कुछ पंक्तियां उसकी पढ़ना चाहूंगा। अपनी हथेली की रेखाओं को मलबे पर बैठा आदमी ध्यान से देख और पढ़ रहा था। तभी उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि क्या आप अपने खब्त की पुनर्रचना कर रहे हैं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सीधा दीवार घड़ी में घुस गया और अपने मन माफिक समय और ग्रहों को सेट करने लगा। अब ये
ये एक ऐसा बिंब है, कविता जो इससे अभिव्यक्त कर रही है, इसकी जो व्यंजना है, वो तो पढ़ने के बाद अब जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी बार एक नया भावबोध आपका होगा, लेकिन आपको उस दृश्य में ले जा करके ये कविता रख देती है। और ये एक अच्छी कविता की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये सही है कि इन कविताओं में बौद्धिकता हावी है, लेकिन ऐसे में अच्छा कवि वही माना जाता है जिसका बिंब विधान इतना प्रभावशाली हो कि आपको साधारणीकरण द्वारा कथ्य की दुनिया में पहुंचा दे। ये बात कालिदास के जमाने में जितनी सच थी, आज भी उतनी ही सच है। कालिदास को अपनी हजारों उपमाओं, रूपकों, दृष्टांतों के लिए याद नहीं किया जाता। उन्होंने हर दूसरे उनके पद्य में, हर दूसरे पद में कुछ न कुछ विशेषता है, लेकिन उनको कहा क्या जाता है, उन्होंने एक ऐसी जो है ऐसा बिंब दिया है अपनी उपमा में, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया दीप शिखा कालिदास। एक रिश्तेदारों के लिए कविता है राय साहब की, उसमें उन्होंने दीप शिखा का प्रयोग किया, इससे मुझे ध्यान आया, उसका संदर्भ उसका वो है। लेकिन उस एक उपमा ने कालिदास का नाम, या कालिदास का हमेशा के लिए नाम जो है वो दीपशिखा कालिदास रख दिया। तो बिंब विधान में इतनी ताकत होती है, वो कविता की आत्मा होता है। मैं अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसका समय नहीं है। राय साहब की कई कविताएं कविता की प्रकृति के बारे में, समकालीन साहित्य के बारे में और पत्रकारिता के बारे में है, जो स्वाभाविक भी है। जैसे कल की कविता सत्यतर, मुनासिब कार्रवाई, हुनरमंदी और सिफत, जिसका पाठ भी किया गया, और ये स्वाभाविक है। इससे भ्रम हो सकता है कि उनकी कविताएं पारदर्शी हैं, आत्मकथात्मक हैं, क्योंकि जैसे वे हैं वैसी कविताएं हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उनका व्यक्तित्व कविता में हूबहू प्रतिबिंबित होता है ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब वे कार्यालय और संपादन कर्म की दुविधाओं पर व्यंग, व्यथा, क्षोभ, विक्षोभ प्रकट करते हैं, तब वे कवि को पूरी तरह स्वयं से अलग कर लेते हैं। और ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस बात को बड़े अच्छे शब्दों में नई कविता के आप जिन्हें महानतम कवि कह सकते हैं और समालोचक भी थे, वो टी.एस. एलियट कहते हैं, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. The emotion of art is impersonal, and the poet cannot reach this impersonality without surrendering himself wholly to the work to be done. कवि जब तक अपने स्वयं को छोड़ करके पूरी तरह से अपनी रचना में प्रवेश नहीं हो जाता और एकदम जिसे कहते हैं निर्वेद भाव को नहीं पहुंच जाता, तब तक वो केवल उसकी आत्मकथा रहती है, तब तक वो उत्तम कविता नहीं हो सकती। और ये खूबी, यानी कवि जब कविताई करता है तो स्वत्व को पूरी तरह भुला कर करता है, वह अपनी रचना में एक तरह से अपने आप को आत्मसात कर लेता है। ये बात एक हद तक राय साहब की कविताओं पर भी लागू होती है। जैसे उनकी कविता है उस रोज अपनी सोचों के उदास में, हालांकि सोचों शब्द से मुझे मतलब यहाँ अपनी सोचों जो उन्होंने प्रयोग किया है, मैं इससे एग्री नहीं करता, सोच पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन ठीक है, आजकल स्त्रीलिंग में भी चल रहा है। या फिर हुई चीजों के बारे में, जिसका पाठ राय साहब कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। और एक चीज और, बेचैनी और विक्षोभ के अलावा कई कविताओं में गहन आत्ममंथन भी आपको नजर आता है, खासकर अपने सृजन कर्म, अपने संपादन कर्म के बारे में। जैसे बकलम खुद, मेरी कविता की पहचान करो, कल की कविता, सिफत और सत्यतर। सिफत पढ़ दी गई है, ऐसी कविताएं हैं। और रूमानियत की, प्रेम की बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि राय साहब ने अपनी कविताई में रूमानियत और प्रेम की भावनाओं को मौका कम दिया है, फिर भी एक दो कविताओं में वो झांक जाती हैं।
जैसे शुरुआत की फुटेज तो उन्होंने खुद ही पढ़ी अभी। दूसरी ऐसी कविता है वापसी, जिसकी 2 पंक्तियां इससे पहले पढ़ी गई हैं, लेकिन मैं 2 पंक्तियां और जोड़ देता हूं। रात भर पहरा देने के बाद पुल के ऊपर से गुजरते हुए मैंने तुम्हें ठहरा हुआ देखा। हर प्रहर में धारा के साथ गुजरती उम्मीद की तरह, या फिर साप्ताहिक अवकाश सी दिखती वह कहती है कि एक दिन समय लौटेगा, तुम लौटोगे, प्यार लौटेगा, और अंत में मैं भी लौटूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, कोमल भावनाएं भी हैं, और अगर वो चाहें, अगर उनका कुरेदन उनको मजबूर करे, तो वो उस तरह की कविताएं भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये जो कविताएं जिस वक्त वो लिख रहे थे, उस वक्त के हालात ऐसे थे, उस वक्त का परिवेश ऐसा था, तो उस परिवेश को, उस अंतर्व्यथा को उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। एक कविता इसी तरह की त्रिलोचन शास्त्री को समर्पित है। मेरा और राय साहब का इसमें जो है वो एक साझा परिचय है। त्रिलोचन जी मेरे भी बहुत अच्छे, एक तरह से उनका आशीर्वाद रहा। हॉस्टल में बहुत आते थे दिल्ली में जब मैं पढ़ता था, और मुझे लगता है कि युवावस्था में ही शायद इनको भी मिले होंगे। लेकिन कुछ चीजें उस कविता में हैं जिनकी पहली मैं खोल नहीं पाया, फिर कभी बात होगी तब उस पर बात करेंगे। इसकी चाबी मुझे लगता है राय साहब ने अपने पास रख ली है। बाकी कविताएं जो हैं वो कई बार समझने में उनकी गुत्थियां खुलती हैं, कई परतें खुलती हैं, लेकिन इसकी कुछ परतें हैं जो मुझसे अभी खुल नहीं पाई। तो निष्कर्ष के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि संग्रह की कविताएं हैं तो बौद्धिक, पर इनका चित्रात्मक बिंब विधान इनके भावबोध या साधारणीकरण में सहायता करता है। कवि के पास साधारण में असाधारण खोज लेने की एक दिव्य दृष्टि जैसी होती है, जो राय साहब के पास है। इसलिए साधारण बतकही लगने के बावजूद ये कविताएं आपको उनकी बेचैनी, उनकी व्यथा, सपनों और अंतर मंथन में शामिल करती हैं। यही इनकी सफलता मानी जाएगी। समाप्त करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और वो ये कि प्रकाशक या उसके प्रूफ रीडर ने राय साहब के साथ पूरा न्याय नहीं किया है। कविताओं में यत्र तत्र थोड़ी व्याकरण और वर्तनी की छोटी मोटी त्रुटियां हैं, जिनकी इतने अनुभवी संपादक की किताब से अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था, नहीं की जा सकती, इसलिए थोड़ा करती हैं। बाकी कुल मिलाकर के ये संग्रहणीय है, पठनीय है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे, इससे एक नया भावबोध होगा, इसमें वो शक्ति है। तो राय साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी लंबी बकवास सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवकांत जी। ये तो आपने बस एक ही बात बहुत सर्वथा अनुचित कही, जो कि आपका अंतिम वाक्य था। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही गहरा वक्तव्य आप हमेशा देते हैं। इसीलिए जब मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो लोग डिमांड करते हैं कि अध्यक्ष आप शिवकांत जी को रखे, और ये विजय राय जी ने भी यही मुझसे कहा। मैं इसके पहले कि रीता जी से अनुरोध करूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, मैं खासतौर से शशिभूषण मिश्र जी से मैं कुछ बुलवाना चाहता था, पर शायद वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आए, और क्षमा चाहता हूं कि उनको जाना पड़ा। और उषा राय जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, शर्मिला जालान का, और लंदन से हमारे 2 वरिष्ठ साहित्यकार कादम्बरी मेहरा जी, जो कि हमारी बहुत अंतरंग हैं, और अरुण सब्बरवाल जी, ये दोनों पूरे कार्यक्रम में मौजूद रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मैं रीता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अंतिम धन्यवाद प्रस्ताव करें। और विजय राय जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप पहले रीता जी के पहले कह दें, या फिर जैसा आप चाहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है राय साहब, तो रीता जी, इट्स ऑल फॉर यू। मैं सर्वप्रथम सानिध्य संवाद मंच को साधुवाद देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। अध्यक्ष शिवकांत शर्मा जी का आभार एवं हार्दिक धन्यवाद कि आपने कविता के भावबोध, सौंदर्य, परिभाषा, विशेषता, बतकही की शैली, नाटकीयता, कविताओं की खूबियों
आत्ममंथन और अंतर्व्यथा पर चर्चा करते हुए अपनी महत्वपूर्ण वक्तव्य को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। विजय राय जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कविताओं के विषय और उसकी रचनात्मकता पर रोशनी डालते हुए अपनी जबरदस्त कविताओं का सुंदर पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सॉरी, दादा बोलती हूँ, नहीं तो नाराज होते हैं। ओम निश्चल सर का आभार व्यक्त करती हूँ, उनका हार्दिक धन्यवाद कि कविताओं में बदलती दुनिया के बिंब, रंगबोध, विचारों एवं रचनाकारों से तुलनात्मकता पर अपनी बात रखते हुए विजय राय जी की कविताओं के काव्यबोध पर अपनी बात उन्होंने रखी और बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ओम निश्चल सर। अरुण होता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कविता की दुरूहता, उठते सवालों, समय के सन्नाटे पर तलाश करती कविता का जिक्र करते हुए कवि द्वारा रचे सरोकार की बात आपने रखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रांजल धर जी, विजय राय जी के व्यक्तित्व पर आपने अपनी बात रखते हुए शुरुआत की और कविताओं की गहराई को आंकते हुए आपने अपना वक्तव्य या अपने शब्दों को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपका। प्रज्ञा पांडे जी, आपने साहित्यिक विजय राय दादा के साहित्यिक सहयोग पर अपनी कुछ बातें रखी और संग्रह पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। आपका भी बहुत धन्यवाद एवं आभार। स्मृति शुक्ल जी, आपने अपने अनुभव और कविताओं पर आत्मसर्जक अभिव्यंजना पर अपनी बात रखी और उसके बारे में बताते हुए कविताओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वेंद्र विक्रम जी के कहने पर विजय राय दादा ने दोबारा कविता का पाठ किया, इसीलिए आपका भी बहुत धन्यवाद एवं आभार। ललित मोहन जोशी सर, आपका बहुत आभार कि इतने सुंदर और निरंतरता बनाए रखते हुए सफल संचालन को आपने अंजाम दिया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और तकनीकी सहयोग के लिए उत्तरा सुकन्या जोशी, जो कि एक गायिका और नृत्यांगना भी है, उनका भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, इतने अच्छे ढंग से आपने धन्यवाद प्रस्ताव किया और मैं सारे लोग जो आज इस कार्यक्रम में थे उन सबका पूरा धन्यवाद देता हूं और विजय राय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि वो आगे भी उत्प्रेरक रहें, लोगों को एक तरह से बनाएं और खुद भी रचना करते रहें। और ओम निश्चल जी और स्मृति जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं विदा लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत में बहुत सारे लोगों ने भोजन नहीं किया होगा और शायद वहाँ 10:30 बज चुका है। तो इसीलिए अब आप सबसे विदा, हम लोग फिर मिलेंगे और ये नई श्रृंखला आपने शुरू कर दी है तो आगे और भी अच्छे कार्यक्रम होंगे। आप सब लोगों का सहयोग बना रहेगा। बहुत बहुत आभार सबका, धन्यवाद।